मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज राजन त्रिपाठी, मनोज जी आपका क्या आकलन है, बताइए। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बार बार कह रहा हूं कि पहले फेज में चुनाव था, उसके बाद वोटिंग के बाद एक अलग तरह का नैरेटिव सेट हुआ। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, 4 चुनाव की बात प्रदीप जी ने भी की है, वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले चुनाव ही पश्चिम में होता है और हर बार नतीजा अलग है। इस पूरे जो टैली आपने दिखाई, जो सीटें आपने दिखाई, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा मुजफ्फरनगर। ये मुजफ्फरनगर सीट जो आज चर्चा चल रही कह रहे गई, ये मुजफ्फरनगर सीट आएगी जब, तो सारा समीकरण आपको पूरा बदलता दिखाई देगा। इकरा हसन, इनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कैराना में जी। मैनपुरी सीट को मैं थोड़ा सेफ सीट मानता हूं, वो इस टैली में मुझे नहीं पसंद आ रही है कि उस पर कोई फंसा हुआ मसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इन सारी सीटों में आप किसी से बात करिए, इन्होंने बात की फतेहपुर सीकरी, चाहर की बात कर रहे थे आप, चाहर को लेकर बड़ी जबरदस्त नाराजगी है जी। लेकिन जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है वो बड़ा एक गरीब सा आम आदमी टाइप का मसला है। लेकिन फौजी पेंशन से जीता है, फौजी साइकिल और टेम्पो पर चलता है, लेकिन और ये बिल्कुल सच है कि चाहर से बड़ी जबरदस्त नाराजगी है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसका लिटमस टेस्ट सिर्फ मुजफ्फरनगर की बालियान वाली सीट होगी और इसका नतीजा जो फील्ड पर आपको सुनाई दे रहा है, तभी आपने इसको टैली में शामिल किया है, ये टैली में शामिल किया है, लेकिन कागज और फील्ड अलग अलग बात कह रही है। ये सीट हर जगह जो फंसी दिखाई देती, तो फंसा किसके लिए कहा जाता है? सिर्फ भाजपा के लिए फंसा है क्या? अरे उसके सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी क्लोज कंटेस्टेंट के साथ फंसा हुआ है। ठीक है, वो जीत के दिखा दे तो मुजफ्फरनगर ही सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा और ये पश्चिम का वही, यानी चावल का एक दाना जिसे हम कहते हैं, आपका कहने की मुजफ्फरनगर है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित भाई, चावल का एक दाना है। चलिए, मैं प्रोफेसर संजय कुमार जी आपके पास आऊंगा। संजय कुमार जी, क्या कहेंगे आप? जो वोटिंग की बात हुई, जो वोटिंग परसेंटेज की बात हुई कि फर्स्ट फेज में कम रहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखा गया, ये कमी वहां भी दर्ज की गई, और उसके बाद जो नैरेटिव बना, और अभी जो हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी ने जो तमाम यहां पर बातें कही, किस तरह से देखा जाए इस पहले चरण को, इन 27 सीटों को उत्तर प्रदेश की, अगर पिछले आंकड़ों से भी अगर हम देखें? देखिए, अगर आप 2019 के चुनाव की बात करेंगे तो ये इलाका था जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में कमोबेश बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई थी जी। तो भले ही मतदान का प्रतिशत गिरा, इस पर जरूरत से ज्यादा चर्चा हुई और आज भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि लगातार 2024 के मतदान प्रतिशत की तुलना 2019 के मतदान से किया गया। 2019 का चुनाव एक अलग चुनाव था कई मायने में, और उसमें एक पैमाना ये भी है, वोट प्रतिशत। वो ऐसा चुनाव था जो देश में सबसे ज्यादा मतदान हुए थे। आप 84 से और 77 से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। सारे चुनाव अगर आप 2019 से इसकी तुलना ना करें मतदान को, तो आपको बहुत डिसेंट मतदान प्रतिशत दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगा शोर शराबा बहुत ज्यादा हुआ और निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है, मतदान प्रतिशत गिर गया। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे थर्मामीटर लेके घूमते, सीधा सीधा कहते हैं बीजेपी का वोटर नहीं आया, और दूसरे तुरंत कहते हैं नहीं बीजेपी का वोटर तो आया है, ये समाजवादी पार्टी वाले नहीं आए। मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ पाया कि किसका वोटर नहीं आया। लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, टर्नआउट नीचे ऊपर होता रहता है। सारी सीटें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि और मैं किसी को वीआईपी हम कहते हैं, अच्छा वीआईपी सीट है इसी के लिए कि 2 कद्दावर नेता वहां चुनाव लड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उस सीट पे भी जीत के आते हैं तो आपकी टैली एक ही बढ़ती है, हारते हैं तो आपकी टैली एक ही घटती है। इसी के लिए मेरा अपना जो आकलन है या मेरे चुनाव देखने का नजरिया ये नहीं है कि इस सीट पर, अब जैसे मुजफ्फरनगर की बात हो रही है तो मुजफ्फरनगर कोई पार्टी हार भी जाए या जीत भी जाए, सीट तो एक ही होगी, उनकी 5 सीटें नहीं होने वाली हैं। तो मेरे लिए सारी सीटें बराबर होती है, मैं उसी नजरिए से सीटों को देखता हूं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी दिलचस्प बात ये कही कि बिल्कुल ये जो गली और चौराहों पर चर्चा हो रही है, सबकी जुबान पर है कि साहब वोट कम हो गए, बीजेपी वाले कहते हैं उनके वोट कम होते हैं, वो कहते हैं कि उनके कम हो गए। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हैं, जो पूरे चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहे। अभिषेक, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, 7वें चरण का भी, इसलिए अब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा की। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपनी बात कही। आपने क्या देखा इस पहले चरण में उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें 27 सीटों की, संक्षेप में?
तो देखिए 3 मेन फैक्टर हैं और 3 मेन फैक्टर मैं आपको बताऊंगा और उन फैक्टर का निचोड़ क्या हुआ और उससे आप समझ जाएंगे कि पश्चिम में हुआ क्या है। पहला फैक्टर ये कि क्या कोई नया कंसोलिडेशन हुआ है क्या, यानी कि एमवाई के साथ में कुछ नया जुड़ा है क्या, क्या गुर्जर वोट जुड़े हैं, क्या जाटों का एक वोट कंसोलिडेट हुआ है, क्या इसके अलावा जो नॉन यादव ओबीसी है वो कंसोलिडेट हुए हैं, क्या क्षत्रियों का वोट कंसोलिडेट हुआ। अगर ऐसा कोई कंसोलिडेशन हुआ है तो पश्चिम का चुनाव बदलने जा रहा है, लेकिन ऐसा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, ये हमने देखा है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जो वोट परसेंटेज की बात है, देखिए 2022 से जब आप तुलना करेंगे रोहित और जमीन पर जो आप रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2022 में जो उत्साह था विपक्ष के वोटरों में कि जाना है, एक तरफा वोट देना है और उसको नतीजे तक पहुंचाना है, वो इस बार मिसिंग दिखा है। यहाँ पर लाइनें थी लेकिन वो जोशो खरोश नहीं था, बूथ तक पहुंचाने की वो तैयारियां नहीं थी, वो उनके पास वो इच्छा शक्ति साफ दिखाई पड़ रही थी कि वो मिसिंग है, जो कि जिसे कहते हैं कि किलर इंस्टिंक्ट कि नहीं हमको ये जीतना ही जीतना है, वो मिसिंग थी। तो उसका असर निश्चित तौर पर पड़ा है मतदान पर। और तीसरी बड़ी बात ये है इन दो के अलावा रोहित की, क्या कोई ऐसा सेंट्रल फैक्टर था क्या, जैसे कि बीजेपी पास नरेंद्र मोदी का फैक्टर था, क्या विपक्ष में कोई ऐसा फैक्टर था जिसने लोकल कॉम्बिनेशन या लोकल नाराजगी के ऊपर एक ओवर राइडिंग फैक्टर बना है। तो बीजेपी की ओर तो नरेंद्र मोदी फैक्टर बना है, उसने बहुत सारी लोकल नाराजगियों को काटा है, उनको डाउन साइज किया है और उनके ऊपर ये फैक्टर प्रिवेल किया है। इसीलिए जो लोग अपने लोकल उम्मीदवारों से नाराज हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन विपक्ष में ये फैक्टर भी नहीं बना है। तो इन तीनों ही फैक्टर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव 2014 का जो चुनाव था उसके काफी हद तक क्लोज जाता हुआ। बिल्कुल अभिषेक, आपने बड़ी दिलचस्प बातें कही और ये आपने फील्ड में महसूस की, आपका अनुभव है, आपने बताया भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा एक क्विक रिएक्शन अभिषेक की इन तमाम बातों पर मैं लूंगा। हेमंत जी आपसे शुरुआत करूंगा, फिर हम आगे भी बढ़ना है। एक बड़ी दिलचस्प बात अभिषेक ने कही कि हमें यह भी देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नया समीकरण बना क्या विपक्ष के पास, वो क्या आपको लगता है हेमंत जी, क्या कोई नया समीकरण बनता हुआ दिखा? अगर आप 2019 के तुलना में जाएं तो सबसे बड़ा समीकरण तो घटा अपोजिशन का। मायावती कहां साथ थी? मायावती का 2019 में अखिलेश यादव के साथ आना मतलब यूपी की पॉलिटिक्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन, एक डेडली अलायंस, लेकिन वो ट्रांसलेट एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए जी, एक दूसरे में वो शिफ्ट नहीं हो पाए, नहीं बढ़ पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि 2019 से बड़ा कोई अलायंस अपोजिशन का फिलहाल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हो सकता है। और बाकी आप देखिए वेस्टर्न यूपी में आरएलडी घटी जी, ईस्टर्न यूपी में ओम प्रकाश राजभर घटे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2022 में काफ़ी चमक रहे थे, तो कुछ यादव मतों पर उनका प्रभाव देखा गया था। वेस्टर्न यूपी में सैनी उसी बिरादरी से आते हैं, वो भी थे। ये सब कहाँ है? ये सब नहीं है अपोजिशन के पास। बिल्कुल, ये कम हुआ, ये आपका कहना विपक्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। तमाम हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब बात अवध की करते हैं और सबसे पहले पिछले चुनाव के नतीजों के गणित पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। अवध की कुल 23 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीत ली थी और बीएसपी ने 2 सीटें, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। 5 साल पीछे यानी 2014 के नतीजे की बात करें तो तब भी बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। यह स्थिति अवध की। और अब बात अवध की हॉट सीट की भी कर ली जाए, यानी वो सीटें जिनकी चर्चा बहुत है। हालांकि प्रोफेसर संजय कुमार ने बिल्कुल और बड़ी दिलचस्प बात और बड़ी पते की बात उन्होंने कही कि सीट तो एक ही है, भले वो किसी कद्दावर नेता की हो, नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन फिर भी जो चर्चा जिन सीटों को लेकर है उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। अवध की कुल 23 में से 9 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर एक नजर डाल लें तो ये सीट देखिए, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी और श्रावस्ती, तमाम वो सीटें जहां बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। अवध की तस्वीर क्या कुछ कह रही है, अवध के मुद्दे क्या थे, अवध में क्या कुछ नए गठजोड़ बने या कुछ किसी को नुकसान हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।